नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश्वर सुने और यह है द हिस्ट्री शो। एक ऐसा शो जहां जानने को मिलेगा भारत का इतिहास, स्कूली शिक्षा में सबसे सर्वोच्च संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय के इतिहास के शिक्षकों के साथ। हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक एपिसोड, कुछ सवालों के साथ, कुछ मेरे, कुछ आपके। आप अपने सवाल मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जानिए भारत का इतिहास। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हिस्ट्री शो। आज मिलने वाले हैं मिस्टर दीपक कुमार जी वर्मा सर से। सर जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ राजस्थान से हैं। सर आपने कई सारे नवोदय विद्यालयों में पीजीटी हिस्ट्री के रूप में पढ़ाया है। मोर देन 21 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर आप आज आपसे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ रीजनल हिस्ट्री और कुछ आपकी जर्नी के बारे में विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, भारतीय ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो योगेश्वर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू हम बहुत से टीचर से जुड़ पाएंगे और एक पूरे नवोदय परिवार और पूरी कंट्री का जो अलग अलग रीजन से जुड़े हुए हिस्ट्री के टीचर हैं, उनके विचार एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आपने जो प्रश्न किया कि हम कब से ऐतिहासिक काल को प्रारंभ कर सकते हैं, ये निश्चित बिल्कुल रूप सर। से जब से हम हिस्ट्री के रिटन एविडेंस प्राप्त करते हैं या स्क्रिप्ट वगैरह हमें अवेलेबल होती है, उसी समय को हिस्टोरिकल पीरियड में कंसीडर किया जाता है। और इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में स्पष्ट रूप से जो 6th सेंचुरी बीसी है, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द इंडियन हिस्ट्री। उस समय से इंडिया के इतिहास का वास्तविक ऐतिहासिक युग शुरू होता है। उससे दो विशेषताएं देखने को मिलती है हमें। एक तो निश्चित रूप से हमारे पास स्रोत तो है ही, दूसरी बात राज्यों का भी उदय उस समय से हुआ, तीसरी बात उस समय से लेकर आगे तक के सारे इतिहास को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काल क्रमानुसार जोड़ पाते हैं। तो भारत का ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हमें प्रारंभ करना चाहिए। जी सर। सर 600 सदी ईसा पूर्व का जो समय था, प्रथम सहस्त्राब्दी का, यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस समय ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियसवाद और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे कई महान दार्शनिक हुए। इसी समय भारत में दो महापुरुष गौतम बुद्ध और महावीर जैन हुए। इनके बारे में बताइए आप। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि निश्चित रूप से ये जो पहली सहस्त्राब्दी थी ईसा पूर्व की, यानी जो शुरू के 1000 साल का समय था ईस्वी पूर्व का, पूरे विश्व इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बताया कि हर देश में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, हमारे देश में भी उस समय आप कह सकते हैं कि एक तरह से सांस्कृतिक जागरण का ही दौर। जिस तरह से दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में दार्शनिक हुए, हमारे यहाँ भी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, दो इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने अपने जीवन से एक नए नए धर्म का ही एक तरह से उद्भव कर दिया, वो इसी काल में हुए। और अगर आपका प्रश्न ये है कि वैसे तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक और समाज सुधारक एक प्रणेता थे, यानी प्रवर्तक थे, जिन्होंने उस समय के प्रचलित कर्म कांडों में, जो पुराने सनातन धर्म में आ गए थे, उन कर्म कांडों के खिलाफ आवाज भी उठाई, समाज सुधार की भी बात की, समाज में जो बुराइयां थी, विशेष तौर से जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच, उनकी बात की, और अहिंसा, उन पर दोनों ने फोकस किया। और गौतम बुद्ध का तो वर्ल्ड वाइड जो उनका एक साइंटिफिक जो दर्शन था, उसको आज भी दुनिया फॉलो करती है। तो हम महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को उस समय के या भारत के प्रथम ऐतिहासिक महापुरुष कह सकते हैं। जी सर। सर वर्तमान में बौद्ध धर्म हमें अक्रॉस एशिया के कई देशों में देखने को मिलता है,
पर भारत में ही बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया? ये प्रश्न भी आपका अच्छा है और बड़े मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट भी है। इसके इसके पीछे बड़ा सामान्य सा कारण है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो बेसिक डिफरेंस था, जैन धर्म एक तरह से बहुत कठोर धर्म था, उसका पालन करना, उसका अनुयायी होना, उसके नियम, मतलब आचार विचार काफी कठोर थे। और दूसरा जो राजकीय संरक्षण उस समय मिलना चाहिए था, वो जैन धर्म को नहीं मिला, जबकि बौद्ध धर्म को राजाओं का संरक्षण मिला। आप जानते हैं जैसा कि अशोक एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने दूसरे देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे जो खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसकी वजह से बौद्ध धर्म विदेशों में फैला और जैन धर्म सिर्फ इंडिया तक सीमित रहा, आप कह सकते हैं। एक तो कठोरता की वजह से, उसके सिद्धांत बहुत कठिन थे। जैन धर्म की जो फिलॉसफी थी उसमें अहिंसा का तत्व भी बहुत मुश्किल था उसका पालन करना, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो ज्यादा लॉजिकली लोगों को सूटेबल लगा, उसको फॉलो करना ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जल्दी इसको एक्सेप्ट किया गया और राजाओं ने जो संरक्षण दिया उससे भी इसके विस्तार में मदद मिली। मुझे यहाँ तक लगता है यही बात। जी सर। सर, इन महापुरुषों की शिक्षा को वर्तमान में हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएँ कि इनकी शिक्षा को हम अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वर्तमान में तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज एक तरह से इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म भी जिस सोच के साथ स्टार्ट हुए थे, इनका जो बेसिक था कि जो पुराने धर्म में कमियां आई, धीरे धीरे ये खुद भी उसके शिकार हो गए। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें भी जो आगे महायान शाखा आई, वो भी बोधिसत्वों की पूजा और कर्म कांडों में वैसे ही रच बस गए जैसा पुराना धर्म था। तो हमें, मुझे लगता है कि सच्चे और सही शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके समाज में जो अंधविश्वास है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो एक तरह से कर्म कांडों के प्रति आसक्ता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए और उन बुराइयों को कम करने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए इसको धर्म से ज्यादा एक तरह से एक मूवमेंट बनाकर, जैसा उस समय इनको राजकीय संरक्षण मिला, वैसा ही डेमोक्रेसी के वर्तमान एरा में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुरिकुलम में या एजुकेशन में, पॉलिसीज में जो जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर की अच्छी बातें हैं, वो नई पीढ़ी तक, बच्चों तक पहुंचाए, जिससे एक तरह से एक अच्छे नागरिक तैयार। इनको एक मतलब एक सुधार आंदोलन टाइप से लेकर गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है। जी सर। सर, हमने भारतीय इतिहास की बात की। अब मैं आपसे कुछ रीजनल हिस्ट्री की बात करना चाहूँगा। सर, आप राजस्थान से हो, इसलिए मैं राजस्थान के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को भारतीय इतिहास में कितना स्थान दिया गया है और कितना दिया जाना आवश्यक है? जबरदस्त योगेश्वर जी, जबरदस्त। आप ये जो आपने जो ये प्रश्न पूछा है, मैं सबसे पहले तो इसके लिए आपको बधाई देना चाहूँ। ये अपने आप में ना आपने जो हिस्ट्री की ड्यूटी है ना, वो निभाई है। एक तरह से आपने अपना फर्ज निभाया है कि हिस्टोरियंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट और टीचर्स सबका ये एक तरह से फर्ज बनता है कि हमारे नेशनल हिस्ट्री को एक सही तस्वीर के रूप में पेश करना। ये बहुत जबरदस्त कमी रही है, नॉट ओनली राजस्थान, बट मुझे लगता है कि सभी जो हमारे देश के क्षेत्रीय इतिहास हैं, उनकी जबरदस्त अवहेलना हुई है हमारे इतिहास लेखन में। आपने विशेष रूप से राजस्थान का प्रश्न किया, तो मैं यहाँ इसी की चर्चा करूंगा कि आप देखिए, राष्ट्रीय इतिहास में राजस्थान के इतिहास को जो महत्व देना चाहिए था, नहीं दिया गया। खासकर अगर दिया भी गया तो राजस्थान के इतिहास में जो महिलाओं का योगदान,
उसकी चर्चा कभी नहीं की गई। फिर अगर आप मिडाइवल पीरियड में भी देखते हैं तो नेशनलिज्म की जब बात आती है, या मुगल काल के अंदर जब हम अशोक का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हैं एक शासक के रूप में, तो हम राजस्थान के इतिहास की अवहेलना करते हुए महाराणा प्रताप के योगदान को भूल जाते हैं। जबकि यदि वीरता की कहानी, आत्मगौरव का भाव आप या अपने देश के नागरिकों में देश प्रेम की ज्वाला आप जगाना चाहते हैं, तो महाराणा प्रताप का योगदान पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। महाराणा प्रताप की कहानी सुनाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी में तो स्थान ही नहीं दिया गया इनको। इसी तरह से चलो आप एक तरह से राजनीतिक इतिहास को किनारे रख दीजिए। अगर आप सामाजिक इतिहास की बात करें तो जो मिडिल क्लास का इतिहास था, जो पीजेंट मूवमेंट्स की जो बात है, किसान आंदोलन की, वो भी राजस्थान का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि अगर आप सेपरेट राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ें तो राजस्थान किसान आंदोलन से भरा रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो यहाँ के स्टेट्स, देशी रियासतों का शासन था यहाँ पे, तो जो ब्रिटिश प्रांत थे डायरेक्ट, जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय में, उनकी हिस्ट्री तो बहुत है, बट जो रियासतकालीन राजस्थान था उसके दौरान जो प्रजामंडल आंदोलनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, उसका जिक्र तक राष्ट्रीय इतिहास में नहीं है। तो बहुत सी कमियां हैं। पूरे राष्ट्रीय इतिहास का मुझे ऐसा लगता है पुनर्लेखन आवश्यक है, ताकि हम अपने देश के युवाओं में, नागरिकों में और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक अच्छा स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट और देश प्रेम की भावना का विकास कर सकते। तो अभी तो बहुत मुझे लगता है इस पे काम होना। डेफिनेटली सर, इस पर काम होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले, लोगों में देश प्रेम की भावनाएं जगे, हमें क्षेत्रीय इतिहास भी पढ़ाया जाए। सर, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि राष्ट्रवाद का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये भी अच्छी बात उठाई। नेशनलिज्म को सही तरह से व्याख्यात करना या उसका सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना आपकी, हम सबकी जिम्मेवारी है, हमारे टीचर्स के रूप में, आपकी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के रूप में भी। नेशनलिज्म में एक चीज है कि नेशनलिज्म कभी भी किसी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं करता। नेशनलिज्म जो है, अगर आप देखें, जबकि एनसीईआरटी में नेशनलिज्म पे अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म किसी एक रीजन से, किसी एक रिलीजन से, किसी एक लैंग्वेज से या किसी एक कास्ट से जुड़ी हुई चीज नहीं है। नेशनलिज्म एक तरह से एक ब्रॉड यूनिटी की बात करता है, यानी सभी प्रकार के लोग एक साथ रहें, ये नेशनलिज्म है। सबको जोड़ कर रखे, ये नेशनलिज्म है। देश के विकास में सब योगदान करें नेशनलिज्म, और कोई ऐसी चीजें हो जो सबके अंदर एक रिस्पेक्ट, एक प्राउड की फीलिंग लाए, वो नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म एक ब्रॉड यूनिटी। तो राष्ट्रवाद तो ये है, स्पष्ट है, बट बात ये है कि राष्ट्रवाद को आप इस तरह से यूज कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ जा रहा है। इसमें जो अग्रेसिवनेस आ रही है, उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है, उससे किसी ना किसी देश के अगर एक समूह में, एक ग्रुप में एक अलगाव का भाव पैदा हो रहा है, तो वो नेशनलिज्म नहीं है। अगर आपके किसी एक्ट से हमारे देश के किसी एक पर्टिकुलर समूह में इस तरह का भाव आ रहा है कि वो उसको बेगानापन महसूस होता है, तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। तो मुझे लगता है राष्ट्रवाद पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। हिस्ट्री के हर क्लास में स्टार्टिंग राष्ट्रवाद से की जाती है, हर क्लास में। नेशनलिज्म को स्टेप बाय स्टेप एक स्टैंडर्ड के अनुसार आप उसकी डीप नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि जितनी नेशनलिज्म, दुनिया के जितने भी लोग नहीं, जितने भी बड़े बड़े देश आज विकसित हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद का भाव पैदा किया। जापान को लीजिए, यूएसए को लीजिए, ब्रिटेन को लीजिए। तो नेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक है, और अभी ये काम नहीं हुआ, और ना ही लोगों को राष्ट्रवाद की सही समझ, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। सर, राष्ट्रवाद पर अभी और चर्चा करेंगे। अच्छा सर, आजादी के पूर्व का जो राष्ट्रवाद था और वर्तमान का जो राष्ट्रवाद है, इसके स्वरूप में क्या अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। देखो उस समय अगर हम बिफोर फ्रीडम की बात करें तो इंडिया खुद एक प्रोसेस में था, नेशनल टू बिकमिंग ए नेशन। इंडिया एक तरह से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। तो उस समय के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या नेता थे या देश के लोग, मुझे लगता है उनमें ज्यादा जोश देश के प्रति, उनमें देशभक्ति ज्यादा थी, उनके उनके अंदर जज्बा ज्यादा था, उनमें सपने ज्यादा थे, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए ज्यादा त्याग किया। तो वो राष्ट्रवाद ज्यादा शुद्ध, ज्यादा प्योर, ज्यादा पवित्र। लेकिन आजादी के बाद इसको ऐसे देखा गया जैसे कि हमने सब कुछ पा लिया है, और उसके बाद राष्ट्रवाद को अलग अलग, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोग जरूर ज्यादा हुआ राष्ट्रवाद शब्द का, और राष्ट्रवाद को लोगों ने एक तरह से सत्ता प्राप्ति के औजार के रूप में देखा। राष्ट्रवाद की राजनीतिक उपयोग ज्यादा हुआ, और फिर राष्ट्रवाद में जितना स्टैंडर्ड आना चाहिए था या जिस हाई लेवल पे आप बात कर रहे हो राष्ट्रवाद को जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया। यह आजादी से पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था, उस स्तर तक राष्ट्रवाद को हम नहीं ले जा पाए, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि देश के आजादी में जो भी लोग शामिल थे, सब ये कहते थे कि जब तक स्वतंत्रता का लाभ समाज के अंतिम वर्ग तक नहीं पहुंच जाता, ये स्वतंत्रता अधूरी है। लेकिन क्या आप खुद से प्रश्न करें, किसी से भी बात करें, क्या हम समाज के अंतिम तबके तक स्वतंत्रता का लाभ पहुंचा पाए हैं? तो शायद नहीं। आज भी देश में भुखमरी है, आज भी देश में शिक्षा है, आज भी देश में असमानता है, आज भी देश में जातिवाद है। तो फिर नेशनलिज्म जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा। साफ साफ कि आजादी के बाद का नेशनलिज्म उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं जितना आजादी के पूर्व का नेशनलिज्म, मुझे ऐसा लगता है। सर बिफोर एंडिंग आपका फाइनल मैसेज, हमने जो अभी तक डिस्कशन किया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो है हमेशा हमेशा कर्म में विश्वास करें। कर्म से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, खाली मत बैठें। और दूसरी बात, आप उसके रिजल्ट की परवाह ना करें, कर्म फल की चिंता मत करें। जैसे गीता का एक श्लोक है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा कर्म करना अधिकार है, फल की हमें चिंता नहीं करनी, ना उस पर हमारा कोई कंट्रोल है। एवरी टाइम आप कर्म करते रहें, आलस मत करें, रेस्ट मत करें। अगर रेस्ट भी कर रहे हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ सोचते हैं। यही जीवन है, बस लगातार मेहनत करते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं। यही मेरा संदेश है, और बहुत शुभकामनाएं सभी देखने वालों को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद यू, ग्रेट प्लेजर टू टॉक विद यू सर। थैंक यू।